जय हिंद दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकादमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक न्यू सीरीज है। इस न्यू सीरीज में हम आपके लिए बेसिक से काम करेंगे। हमारा प्राइम टारगेट रहेगा एनडीए के लिए और एयरफोर्स के लिए और यूपीएससी फाउंडेशन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक किसी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप बहुत सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम से होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं, फिर भी वो कॉम्पिटिटिव यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाते हैं। वहाँ पर उनको एक चीज़ तो पक्का पता होनी चाहिए कि जनरल नॉलेज वहाँ पे पक्का आएगी। और ऐसे में जनरल नॉलेज एक बड़ा रोल प्ले इसलिए भी करती है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन जीएस का तो कोई एरिया ही नहीं है। उसको अंडरस्टैंड करोगे तो उसका एरिया लिमिटेड हो जाता है, और अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो यकीन मानिए आप रेगिस्तान से सुई उठाने वाली बात हो रही है। दूसरी बात, हम इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ेंगे कि जो बच्चे एक्चुअल में आर्ट से पढ़े हुए हैं उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ स्टे ट्यून बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री से। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया की मैं बात करूंगा तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजों से हिस्ट्री शुरू हुई है और मुगलों से हिस्ट्री शुरू हुई है, नहीं। हिस्ट्री के हम बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश करते हैं। डीप में जाने के बाद, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। जैसे ये मेरा प्यारा भारत है, ये जो मेरा प्यारा भारत है, इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें पुराने टाइम में चलिए, तो जो सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले भारत में यानी कि भारत भूमि पर सबसे पहले आधुनिक जो मानव आया था, जिसके साक्ष्य बताते हैं लगभग वो 77,000 से लगभग 55,000 वर्ष पहले वो आधुनिक मानव की हम बात करते हैं। भाई इतने टाइम पहले वो मानव यहाँ पे देखने की बात हुई है। अब इसके बाद अगर हम और बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारत में जो सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले तो अफ्रीका में हुआ था भाई, सबसे पहले मानव तो अफ्रीका में प्रेजेंट हुआ था। मानव सबसे पहले आधुनिक मानव की, हम आदि मानव की बात से भी पहले आधुनिक मानव की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में सबसे जो खास बात क्या रहेगी, इसके बाद फिर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अगली है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खास बात क्या है, लगभग ये 2250 बीसी से 1750 बीसी में इसकी बात हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में ये एक आधुनिक ऐसी सभ्यता है जिसका कहाँ पर मिलेगा सिर, जो फिलहाल पाकिस्तान है और उत्तर भारत, यहाँ पर ये सभ्यता पनपी है। और इस सभ्यता की खास बात क्या है, ये नदियों के किनारे है, किनारे बसी है। अभी हम हिंदू सभ्यता या सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं जो हिंदुस्तान में बसावट है, हिंदुस्तान में लोगों का आगमन है, हिंदुस्तान में जो लोगों का आना है वो कहाँ से शुरू है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारी बात शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई है, कैसे हुई है, तो इसके बाद आए हैं नेक्स्ट इंडो आर्यंस यानी कि आर्य लोग। और ये मध्य एशिया से बताए जाते हैं कि ये मध्य एशिया से आए हैं, जिसके ऊपर आजकल एक विवाद भी चला हुआ है। ये लोग मध्य एशिया से भारत में आए हुए हैं। ऐसा बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता के बाद इन्होंने ही भारत में बसावट की है। अब ऐसे भी बोला जाता है, जब हम बात करते हैं कि भाई अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों का भारत थोड़ी ना था, मुगलों का भारत थोड़ी ना था, तो बहुत सारे जो विरोधी हैं, जो भारत के विरोधी हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आर्यंस कौन से भारतीय थे, वो भी तो मध्य एशिया से आए हैं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो आर्यंस की पीढ़ी है, क्योंकि हम आर्यंस हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन रह जाता है। वो क्वेश्चन क्या रहता है कि जो फिलहाल की जनजातियां हैं, फिलहाल के जो लोग भारत में हैं, क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं या वो आर्यन जो मध्य एशिया से आए हैं, ये वो लोग हैं। ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर हम फिर कभी जब मध्य एशिया की बात करेंगे या सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तब इसके ऊपर बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जानिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया है कि ये डाउट हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। भाई हम दोनों भाषाओं का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी को समझ आए। वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक पीरियड। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड आता है। इस वैदिक पीरियड का टाइम है लगभग
1500 BC से लेकर लगभग 900 BC में। इसके अंदर क्या होता है वैदिक पीरियड में, वैदिक सभ्यता में, इसके अंदर क्या खास बात आती है? इसके अंदर खास बात आती है वैदिक सभ्यता में यहाँ पर वेदों का निर्माण होता है। वेद, यहाँ पे वेदाज बनते हैं। यहाँ पर इस समय में जो महिला थी, महिला की उच्चतम दशा थी, उच्चतम दशा थी। कहने का मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। भारतीय सभ्यता में सबसे बड़ी कमी आज ये आ गई है कि हम महिलाओं को दूसरी श्रेणी के नागरिक मानते हैं। ये बात सच है, कहने को हम इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि हम उनको दूसरी श्रेणी के नागरिक मानते हैं। बात ये नहीं कि हम उनको बराबरी दें, बात ये भी नहीं है कि उनके साथ शोषण हुआ है या नहीं हुआ है या वो खुद जिम्मेदार। बात ये है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसकी लगभग 150 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन होने वाली है और 150 करोड़ में से आधी महिलाएं हैं, यानी कि 75 करोड़ के आसपास आधी जनसंख्या को सिर्फ हम डिपेंडेंट बना के रख रहे हैं। इससे हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान होगा, क्योंकि राष्ट्र की आधी शक्ति, राष्ट्र की आधी मैन पावर बोझ है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उसको हम काम करने नहीं दे रहे हैं। अगर वो काम करेगी तो मर्दों का या जो पुरुषों का हिस्सा नहीं खाएंगी, वो देश के लिए डेवलपमेंट बनेगी। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या उसके ऊपर बोझ है या उसका सहारा है, ये डिपेंड करता है कि वो जो जनसंख्या है वो कितनी निर्मित है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी शिक्षित है। क्योंकि अगर राष्ट्र की जनसंख्या एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तो दैट बिकम एन एसेट्स, और अगर वो शिक्षित नहीं है, वो बोझ बनी हुई है, दैट बिकम ए लायबिलिटी। सो population is not a problem, problem is training या एजुकेशन। इफ ट्रेंड एंड एजुकेटेड पीपल हैं, सिटीजन्स हैं, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ए नेशन, और अगर वो अनएजुकेटेड हैं तो इट्स ए लाइबिलिटी, यानी कि बोझ, यानी कि एक तरह का एटम बम। तो हम इन पॉइंटों पे बाकी बाद में करेंगे, लेकिन एक बार हिस्ट्री की एक चर्चा मेन देख लेते हैं। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक। इसके बाद का जो टाइम आता है वैदिक, लगभग उत्तर वैदिक। अब ये उत्तर वैदिक क्या है भाई? वैदिक के बाद का उत्तर वैदिक, यानी कि आफ्टर वैदिक। इस पीरियड की जिक्र करें तो लगभग ये है 900 BC से लगभग 600 BC, और ये वही टाइम है जहां पे वर्ण व्यवस्था आई है, वर्ण व्यवस्था आई है, यानी कि कास्ट सिस्टम आया है। इससे पहले कास्ट सिस्टम नहीं था, ये कास्ट सिस्टम आया है। इसमें महिलाओं की दशा बुरी हुई है, जो दशा है वो बहुत डाउन गई है, बहुत डाउन गई है। इसका रीजन कौन है? क्या पुरुष हैं, या वहाँ की व्यवस्था है, या वहाँ के राजा हैं, या और कोई चीज़ है? नहीं, इसका रीजन है बाहरी आक्रमण, बाहर की चीज़ें। इसकी वजह से जब बदलाव होता है समाज में, किसी के साथ सही किसी के साथ गलत जब होता है, अगर हम हिस्ट्री के प्रीपेक्स में जाके पढ़ने की बात करें तो उसका रीजन केवल वहाँ की जनसंख्या नहीं होती, कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं, तो उन्हीं पे हम बात करेंगे। इसलिए ये मत सोचिए महिलाओं को इतने दिनों से दबाया गया है, ऐसा हुआ तो उसका जिम्मेदार वो पुरुष जाति है, ऐसा नहीं है। उस टाइम के हालात हमें देखने होंगे। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ ले, हिस्ट्री का मतलब है पूरी अंडरस्टैंडिंग, क्यों हुआ, कैसे हुआ, समाज कैसे बदला, शासन कैसे बदला, सभ्यताएं कैसे बदली, कल्चर और ट्रेडिशंस कैसे बदले। इन सब को समझना ही हमारी हिस्ट्री है, सबको समझना ही नॉलेज है। किसी फैक्ट को रटना नॉलेज नहीं है। अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आपने सबसे पहले मानव कैसे आया ये पढ़ गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड के बारे में, उसके बाद हमारे इंडो आर्यंस आते हैं, उनके ऊपर भी क्या क्वेश्चंस बनते हैं। वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, उसमें वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की बात हम करते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक में जितने भी हिंदू समाज में कमियां हैं, जितने भी हमारे सनातन संस्कृति में कमियां हैं, उन सब कमियों की शुरुआत उत्तर वैदिक में होती है। इसको सुधारने के लिए ही जैनिज्म और बुद्धिज्म आता है। इसलिए इसकी एक बेसिक हिस्ट्री में एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ज़्यादा लंबा समय नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टूडेंट नहीं, एक नागरिक होने के नाते भी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।